एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 11th ऑफ अप्रैल का इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज और एडिटोरियल एनालिसिस हम करेंगे। उसके पहले छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि टाइमिंग्स ऑफ द वीडियो, जो टाइमिंग्स है वीडियो की पोस्ट होने की, वो थोड़ी सी डिले रहेंगी आने वाले हफ्तों में, क्योंकि थोड़ा सा मेरा वर्कलोड बढ़ चुका है। बट जैसा कि मेरा कमिटमेंट है आप सबके साथ, जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेरे चैनल को देखते हैं, जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन मेरा अश्योरेंस ये है आपके लिए कि मैं डेफिनेटली हर दिन आपके साथ आर्टिकल्स को डिस्कस करूंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कितना भी वर्कलोड बढ़े, पर फिर भी मेरा कमिटमेंट जो आपके साथ है बराबर रहेगा। बट थोड़ा सा पेशेंस आप इस बात का दिखाइएगा कि मैं थोड़ा सा डिले कभी कभी हो जाता है वीडियो को पोस्ट करने में, तो वो थोड़ा सा आप मैनेज कर लेंगे तो बेटर रहेगा मेरे लिए भी। बट डोंट वरी, मैं कभी भी मिस अगर होता है वीडियो तो मैं कंसेक्यूटिवली 2 दिन का वीडियो मर्ज करके आप इस चैनल पे पोस्ट करूंगी, वो भी आप देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल्स और एडिटोरियल को साथ में, जहां पे कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स को हम पकड़ने की कोशिश करेंगे जो हमारी तैयारी में हेल्पफुल रहते हैं। हम ये भी देखेंगे कि हमारे सिलेबस में कहां तक उनका कवरेज, जैसे मैं हमेशा ही बताती हूँ, पर फिर भी कुछ टर्म्स को आज हम देखेंगे जो हमारी प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहते हैं, और साथ ही साथ इन न्यूज को भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आज ये जो न्यूज है इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे राइट हैंड साइड में छपी है 11th ऑफ अप्रैल के एडिशन में। अगर आप आज का न्यूज़पेपर देख सके, इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, पीडीएफ हो तो और भी अच्छा। वहां पे न्यूज छपी है, इसमें लिखा है इन न्यू दिल्ली जॉर्ज सोरोस इज ओल्ड डेंजरस एंड ऑन अ वॉच लिस्ट, यूएन ही इजंट अ प्रॉब्लम। ये एक इन्वेस्टिगेशन वाली न्यूज है जो कि इंडियन एक्सप्रेस ने खुद की है, और इस तरह की इन्वेस्टिगेशन इंडियन एक्सप्रेस करता रहता है। समझने वाली बात यह है कि जब फ्रंट पे कोई न्यूज छप रही है तो उसका सिग्निफिकेंस हमारी तैयारी में क्या होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, हमेशा इस न्यूज में घुसने की बजाय ये देखिए कि क्या वो कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जो आपकी तैयारी में एड ऑन हो सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी एक्सट्रीमिस्ट थॉट को प्रमोट नहीं करते हैं। एक्सट्रीम का मतलब हुआ किसी भी नेता विशेष के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई ओपिनियन नहीं बनानी है। हमको ये देखना है कि वो हमारी तैयारी में कितना हेल्पफुल है। तो जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं कि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन, इस न्यूज को अगर आप खंगालें तो आपको कुछ टर्म्स मिल जाएंगी जो हमारे काम की हैं, जैसे कि यूएन डेमोक्रेसी फंड, UNDEF, ये क्या चीज होती है पता होना चाहिए। अब वो कब बना ये भी हमारे लिए जरूरी है, थोड़ा बहुत कितना कितना फंड इंडिया ने उसमें दिया, क्या पॉलिटिक्स उसमें जाने की बजाय ये देखिए कि UNDEF क्या भला है। हो सकता है प्री मेंस के ऊपर सवाल बन जाए, ठीक है, इसके ऊपर, क्योंकि हम यूएन से जुड़ी हुई सारी संस्थाओं के बारे में, इंस्टीट्यूशंस के बारे में तो पढ़ते ही हैं, पर अगर ऐसा कोई नाम सामने दिखता है जो फ्रंट पेज पे छप रहा है तो उसको समझना हमारा काम है। तो इंडिया 4th हाईएस्ट डोनर टू यूएन डेमोक्रेसी फंड विच फंड्स एटलीस्ट 68 प्रोजेक्ट वर्ल्ड वाइड लिंक टू जॉर्ज सोरोस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। ठीक है, in Sydney, in February, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, when asked about George Soros' criticism of Prime Minister Narendra Modi, called him old, rich, opinionated and dangerous, a man sitting in New York. तो इस तरह की कुछ ओपिनियंस की बात हुई जो हमारे प्रधानमंत्री के अगेंस्ट दी गई मिस्टर सोरोस के द्वारा। और क्या है कि ये जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो जो संस्थान है, दैट इज UNDEF, राइट। तो UNDEF के बारे में अगर हम गूगल की माने तो गूगल में लिखा है द यूनाइटेड नेशंस डेमोक्रेसी फंड वाज क्रिएटेड बाय UN सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान, उनका नाम तो हम जानते ही हैं, 2005 में एज ए यूनाइटेड नेशंस जनरल ट्रस्ट फंड टू सपोर्ट डेमोक्रेटाइजेशन एफर्ट अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, लाइन क्लियर है, प्रीम पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। इट वॉज वेलकम बाय द जनरल असेंबली इन द आउटकम डॉक्यूमेंटेड ऑन द 2005 वर्ल्ड समिट, इसका नाम भी दिया हुआ है समिट का और पैराग्राफ नंबर भी दिया है, एंड वॉज क्रिएटेड बाय UN सेक्रेटरी जनरल। UNDEF supports projects that strengthen the voice of civil society, promote human rights, and encourage the participation of all groups in democratic processes. The large majority of UNDEF funds go to local civil society organizations, both in the transition and consolidation phases of democratization. तो ये संस्था है, बनी 2005 में, उस वक्त उसके जनरल सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी जनरल बोला जाता है उस पोजीशन को। 2005 में कोफी अन्नान साहब थे, and as a United Nations General Trust Fund to support democratization efforts around the world.
ठीक है, मिशन क्या है इसका? UNDEF सपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स दैट स्ट्रेंथन द वॉइस ऑफ सिविल सोसाइटी। करता क्या है? स्ट्रेंथन करता है वॉइस ऑफ सिविल सोसाइटी को, प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड इनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द ग्रुप्स इन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। ठीक है, क्लियर है? एक लाइन दोनों ही पूछी जा सकती हैं कि ये दोनों में से कौन सी सही है, कौन सी नहीं सही है, और एक कब शुरू हुआ, इस तरह के स्टेटमेंट आपको पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जिस भी मैगजीन को आप फॉलो करते हैं, क्योंकि देखिए ये न्यूज छपी है तो इससे जुड़ी हुई कई और न्यूज़ें भी बन सकती हैं, तो मंथ में कोई भी एक मैगजीन जिसको भी आप रेफर करते हो, इंग्लिश हिंदी जिसमें भी, उस मैगजीन से इन न्यूज को आप डबल चेक कर सकते हो कि उसमें क्या और चीजें आपके लिए हैं। और हमेशा याद रखिए कि उन चीजों को सिलेबस से जोड़ते हुए भी चलिए, क्योंकि आपको ये पता रहेगा कि कितना आपको पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। अब ऐसे अगर आप देखें तो UNDEF का तो पूरा का पूरा इतिहास दिया हुआ है, सारा इतिहास नहीं रटना है हमको, सिर्फ उतना रटना है जो हमारी जनरल स्टडीज को कवर करे। अब रही बात ऑप्शनल की, तो अगर आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप आपका ऑप्शनल है, या फिर इससे जुड़ा हुआ पॉलिटिकल साइंस हो गया, या वर्ल्ड हिस्ट्री की बात हो गई, अगर वो आपके लिए आपका ऑप्शनल है तो ऑफ कोर्स आपको उसमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। पर जो सिर्फ जीएस के लिए इसको पढ़ रहे हैं उनके लिए ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उतना देखिए जो आपके जनरल स्टडीज का पार्ट कवर करता है। ठीक है, अब आते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल वाले पेज पे, जहां पे दो आर्टिकल आपको दिख रहे हैं। पहला है नॉट अबाउट मिल्क और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ, न्यू IT रूल्स क्रिएट अ न्यू पावर ऑफ सेंसरशिप। जो आर्टिकल लेफ्ट में देख रहे हैं, जहां पे अमूल और नंदिनी के बीच का जो डिस्प्यूट चल रहा है, जहां पर पॉलिटिकल डिस्प्यूट भी बनता दिखाई देता है बिकॉज ऑफ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन GCMMF एंटरिंग द बेंगलुरु मार्केट, इसको लेकर के एक डिस्प्यूट क्रिएट होता बनता है। इसको आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एज इन आपको जहां पे कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन का जहां सिग्निफिकेंस समझना है, उसके रेफरेंस में आप एनसीईआरटी के क्लास 10th और 10th 11th एंड 12th इन तीनों के एनसीईआरटी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको गुजरात कोऑपरेटिव और साथ ही साथ कोऑपरेटिव फेडरेशन के एक्सपेंशन के बारे में पता चलेगा। तो उस लिहाज से इसको पढ़ना है, किसी पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशन में ना घुसते हुए या फिर किसी टेंजेंट में ना जाते हुए, इसको सिर्फ इतना पढ़ना है कि इंडिया के विकास में कोऑपरेटिव फेडरेशन का क्या रोल है, उस लिहाज से इसको आपको पढ़ना है। और डिस्कस जो आर्टिकल हम करने वाले हैं वो ये है अपार गुप्ता वाला, जिसमें न्यू IT रूल्स क्रिएट अ न्यू पावर ऑफ सेंसरशिप, इसको हम डिटेल में समझेंगे। अब इस आर्टिकल को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। On April 6, a new power of censorship was born with a gazetted notification. The Ministry of Electronics and IT created the Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Amendment Rule 2023। मतलब मेटी ने IT एक्ट कहना चाहिए या फिर IT रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसमें एथिक्स कोड भी आते हैं, उनमें कुछ परिवर्तन किया है। पर अपार गुप्ता कहना चाहते हैं कि ऑथराइज अ फैक्ट चेक ऑफ द यूनिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई फेक और फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी बिजनेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं पूरे ही आर्टिकल में। वो कहना क्या चाहते हैं, इसमें जो जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं वो फेक और फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को डिफाइन नहीं करता है। मतलब कहने का ये है, मोटा माटी मतलब ये है कि सरकार ने इन सब शब्दों को डिफाइन ना करने के पीछे इस बात को एक वेपन की तरह यूज कर रहे हैं, जहां पे वो किसी भी चीज को फॉल्स, फेक और मिसलीडिंग कह के उसको गिरफ्त में ले सकते हैं या उसको अगेंस्ट लॉ बना सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। राइट, दिस Orwellian department will scrutinize any online comments, news reports or opinions about government officials and ministries and then notify online intermediaries for its censorship. Clear है इस बात से? Now such intermediaries will not only include online social media companies but also service providers across a plumb layer of the tech stack including ISPs and file hosting companies। मतलब सवाल वही है कि इसको ना डिफाइन करने के पीछे क्या है, सरकार किसी भी चीज को फेक, फॉल्स और मिसलीडिंग कह करके गिरफ्त में ले सकती है। और इसके साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि ये जो एक्ट में जो चेंजेस किए गए हैं, जिसमें सेक्शन 79 का एक्सप्लेनेशन देते हैं वो IT एक्ट 2000 के ऊपर, जहां पे जो क्रिएट किए गए हैं रूल्स में कहते हैं कि ऐसे सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई सारे डिस्कशन है और साथ ही साथ श्रेया सिंगल जजमेंट भी इसके साथ जोड़ते हैं सेक्शन 79 में, जहां इस बात को कहा गया है कि ये सारी चीजें नोटिफाई करने के पीछे क्या है, दीज आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल 92 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर आर्टिकल 92 डज नॉट कंटेन द फ्रेजेस फेक और फॉल्स और मिसलीडिंग। मतलब जहां पे सरकार अगर ये कहती है कि हमने किसी को मिसलीडिंग, फेक बताया है,
या फिर फॉल्स बताया है आर्टिकल 92 के अंदर, 19 सब क्लॉज 2 के अंदर, तो वो भी क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19(2) भी इस बात को नहीं कंटेन करता कि कोई भी चीज, कोई भी फ्रेज ऐसा वहां यूज नहीं हुआ है जो फेक हो, फॉल्स हो और मिसलीडिंग हो। इसी बात को पूरे आर्टिकल में एक्सप्लेन करते हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा चलता रहा तो कैसे पता चलेगा कि सोशल मीडिया पे क्या चीज फॉल्स है, क्या चीज फेक है, क्या चीज मिसलीडिंग है। और इन सब शब्दों के एक्सप्लेनेशन ना होने की वजह से सरकार कोई ऐसा स्टेप उठा सकती है जिससे जो जनहित में नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा उसको और पढ़ते हैं। The IT rules 2023 do not define what constitutes fake or false or misleading information, nor do they specify the qualifications or hearing processes for a fact check unit. On the other hand, the rules contain detailed criteria for self-regulatory organization of the gaming platform, which also have legal deficiencies. However, these organizations provide specific requirements for MeitY certified self-regulation organization, such as qualification criteria and pre-decisional hearings and written orders containing reasons. इसके अलावा वो मेंशन करते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के जो सरकार की कवायद थी कि वो एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जैसे ऑनलाइन गेमिंग में विद वेजेस वाला जो पार्ट है, मतलब आप गेम खेलते हो और आपको पैसा मिलता है गेम खेलने का, जिसको सट्टा बाजारी भी कहते हैं, वो वाला फैक्टर वो कंसिडर करेंगे। और उसके लिए उन्होंने कहा कि सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटीज को या ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की बात कही गई है। तो अगर इस तरह के आईटी रूल्स को डिफाइन किया जाए बिना ऑनलाइन गेमिंग को भी रेगुलेट करना चाहते हैं, साथ ही साथ आप न्यूज और मीडिया को भी कवर अप करना चाहते हैं जिसको आप फेक और फॉल्स और मिसलीडिंग बताते हो, तो उसका स्कोप कितना है, मतलब कहां तक पहुंचेंगे हम इन सब चीजों को लेकर के। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार इस बात को कह रही है, सुप्रीम कोर्ट भी पहले कह चुका है, हाई कोर्ट भी इस बात को मेंशन कर चुका है, जहां पे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को इनएक्सेसिबल बताया गया सिटीजन्स के लिए, और कोर्ट ने उनको बोला भी कि ये जेन्युइन नहीं है। पर अगर आप सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस को बनाते हैं और फिर आप इस तरह की जो आर्टिकल 79 कहता है इस एक्ट का, अगर इस बात को कहते हैं कि बिना डिफाइन किए कि क्या फेक है, क्या फॉल्स है, क्या मिसलीडिंग है, तो मैक्सिमम सारी पावर आपके हाथ में चली जाती है और आप कहीं उसको डिस्प्यूट अराइज नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को वो हाईलाइट करते हैं क्योंकि मिस्टर अपार गुप्ता एक एडवोकेट हैं, तो उस लिहाज से उन्होंने काफी डिटेल में लिखा है। पर यूपीएससी के लिहाज से आप इसको GS2 वाले सेक्शन में कवर अप कर सकते हैं, जहां पे हमको ये पता होना चाहिए कि मेटी क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 क्या कहता है, उसका अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है, और ऑनलाइन गेमिंग और साथ ही साथ हमारा जो ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन का जो झगड़ा चल रहा है, जिसमें बहुत सारे मीडिया के एक्सपर्ट भी सोचते हैं कि सरकार हाईजैक करना चाहती है उनकी पावर को, उसके लिहाज से आप यूपीएससी मेंस और प्री के लिए तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, एन इम्प्रॉपर फोरम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी ट्राइब्यूनल गोज अगेंस्ट सेवरल रूलिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें मेंशन करते हैं मिस्टर अरविंद दत्तर, कहते हैं कि जीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट के बाद और काफी डिस्कशन के बाद यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रेवेन्यू बार एसोसिएशन में इस बात को कहा गया कि जो जीएसटी के ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, जिसको ट्राइब्यूनल भी कुछ लोग बोलते हैं, ट्राइब्यूनल जो है वो अगेंस्ट रूलिंग्स हैं सुप्रीम कोर्ट के। क्यों ऐसा है? देयर इज अ सीरीज नीड टू चेंज द मैनर इन विच अदर ट्रिब्यूनल्स आर क्रिएटेड। They are a part of justice delivery system and must be independent. मतलब जो ट्राइब्यूनल्स है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। The present practice of treating them as a part of the respective ministries has seriously undermined their functioning. और जो अभी का जो सिस्टम है जिसमें ट्राइब्यूनल्स को किसी मिनिस्ट्री के अंदर ट्रीट किया जाता है, वो उनकी फंक्शनिंग नहीं है, उसको सीरियसली लेना चाहिए। Many tribunals have very poor infrastructure and it is extremely difficult to recruit competent persons as no professional will leave his practice at the age of 45 for a period of 4 years. और जैसा कि उनका अपॉइंटमेंट की जहां तक बात होती है, जहां पे रिटायर्ड जजेस लिए जाते हैं, कभी कभी लॉयर्स लिए जाते हैं, तो वो कैसे इसको प्रोफेशनल लेंगे जहां पर उनको एज ऑफ 45 में अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लीड करना पड़ेगा। तो कुछ प्रोसेस की बात यहाँ करते हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे वो कितने साल के लिए रहते हैं नहीं रहते हैं, बट समस्या ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पर लिखा गया है जीएसटी ट्राइब्यूनल्स को सेटअप करने के लिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो किसी मिनिस्ट्री के अंडर में अगर आते हैं तो उनका जो काम करने का स्कोप है वो भी काफी इफेक्ट होता है। उसके लिहाज से इस आर्टिकल को उन्होंने लिखा। ये भी मिस्टर दत्तर भी एक एडवोकेट है, तो जिन बच्चों का आईटी
सॉरी आईटी नहीं, लॉ जिनका ऑप्शनल है वो उस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ सकते हैं, उनके लिए जरूरी है ये ऑप्शनल के रूप में। पर साथ ही साथ जो यूपीएससी की मेंस की तैयारी कर रहे हैं जीएस के लिए, जहाँ पे जीएस 3 में कवरेज देगा, 2 में सॉरी कवरेज देगा, वहां पे ये समझना जरूरी है कि ट्राइब्यूनल क्या चीज होती है। पहले भी बता चुकी हूँ ट्राइब्यूनल क्या है और ट्राइब्यूनल कोर्ट से कैसे डिफर करते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी ट्राइब्यूनल किसी मिनिस्ट्री के अंडर में है तो उसके काम करने में कितना कितना इफेक्ट आता है, इस बारे में भी सवाल बन सकता है, ठीक है। इसको और डिटेल में मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट में आपके साथ शेयर किया, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब आता है अ ब्रोकन हाउस आर्टिकल, से मेंशन करते हैं कि पार्लियामेंट सेक्रेटरीज आर नाउ हेल्ड बाय ब्यूरोक्रेट्स हु डू एग्जीक्यूटिव बिडिंग। अच्छा, क्यों लिखा जा रहा है? लिखा है जॉन ब्रिटास और काशवी वर्मा ने। इसमें लिखते हैं इन लैंडमार्क वर्डिक्ट लास्ट मंथ, 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट while raising concerns about the autonomy of the Election Commission of India said that the poll panel will have an independent secretariat and own budget। यही इंपॉर्टेंट बात है। इसमें कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इलेक्शन कमीशन के लिए भी एक अलग सेक्रेटरियाट बना देंगे तो आप सिस्टम में ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स को डाल रहे हो, उससे लोकसभा राज्यसभा की ऑटोनॉमी में फर्क पड़ेगा, साथ ही साथ सेक्रेटरियाट्स की वजह से ब्यूरोक्रेसी ज्यादा घुसेगी सिस्टम के अंदर और दिक्कतें बढ़ती हैं। क्योंकि हाँ, जैसे कि रेड टेपिज्म की बात होती है, पहले भी बात हो चुकी है रेड टेपिज्म की, तो उस केस में जब लाल फीताशाही या रेड टेपिज्म की बात होती है, जितनी ब्यूरोक्रेसी बढ़ेगी उतना ही काम करने का तरीका भी करप्ट होता है। ये तो पहले से ही बात होती रही है। जिन बच्चों का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर है ऑप्शनल में, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और जीएस के लिए जीएस 3 और जीएस 4 में भी इसकी केस स्टडी बन सकती है, जहां पे आपको जस्टिफाई करने को आएगा कि भाई ये बात सच है या नहीं सच है। क्योंकि सेक्रेटरीयाट्स किसके द्वारा हैंडल होती है? सारे मैक्सिमम सिविल सर्वेंट होते हैं, राइट। और सिविल सर्वेंट जहाँ पे बहुत भयंकर ब्यूरोक्रेसी के शिकार है, खुद ब्यूरोक्रेट होते हुए भी जो लोग नहीं करना चाहते हैं वो भी पावर्स में आकर के उन चीजों को करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो उसी बात को मेंशन करते हैं ब्रोकन हाउस में कि जहां लोकसभा और राज्यसभा के सेक्रेटरीयाट से वहां भी ब्यूरोक्रेट घुसे हुए हैं। अब आपने कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्शन कमीशन का भी अलग सेक्रेटरीयाट होगा, तो फिर भी आपने ब्यूरोक्रेट को घुसा दिया, तो कितना एग्जीक्यूशन हो सकता है सही, उसके ऊपर सवाल उठाता है आर्टिकल। और जीएस 2 के लिए मेरे सवाल से इंपॉर्टेंट बनेगा, इसको आप मेंस के सिलेबस में देख करके क्वेश्चन उठा करके प्रिपरेशन में एड ऑन कर सकती हैं। सवाल उठाता है यहाँ पे ये कि why should we pay obeisance to the state? Where does its legitimacy come from? तो ये कुछ सवाल हैं जिसको आप एड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ready to fight China after completing 3-day combat drills near Taiwan। इंटरनेशनल न्यूज में है ये। और जैसे कि हम जानते हैं कि चाइना ताइवान को लेकर ड्रिल करता रहता है, कभी कभी वहां पे अपने जहाज भेज देगा, कभी अपने वहां पे वायुसेना के जो उनके कहना चाहिए एयरशिप्स हैं उनको डाल देगा, कभी कभी बोलेगा मैं अटैक करने जा रहा हूँ। तो ये ताइवान को लेकर के रुख जो है चाइना का, वो वैसा ही रुख है जैसा रशिया का रुख हुआ करता था यूक्रेन को लेकर के। तो रेडी टू फाइट में ये इस बात को मेंशन करे जा रहे हैं कि चाइना आफ्टर कंप्लीटिंग 3-day कॉम्बैट ड्रिल्स नियर ताइवान। अब ऐसा माना जा रहा है कि साउथ चाइना सी में चाइना ताइवान को लेकर के अपनी स्ट्रेटेजी के लिए काफी पुख्ता है और यूएस ने कहा है कि मैं सपोर्ट करूंगा ताइवान को अगर चाइना ने कुछ करने की कोशिश की तो। So China ended 3 days of military drills around Taiwan on Monday, saying they had tested integrated military capabilities under actual combat conditions। मतलब मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं अटैक कर सकता हूँ। सवाल का सीधी बात वो कह रहा है ना। समझने वाली बात ये है कि जब भी ऐसे कोई सवाल आते हैं तो प्री में आपसे पूछा क्या जा सकता है, प्री में क्या बनता है, वो बनता है मैप। तो मैप हम देख लेते हैं। और मेंस के लिए तो ऑफकोर्स ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आर्टिकल्स आते हैं, हम डिस्कस कई बार कर चुके हैं। चाइना की स्ट्रेटेजी, यूएस की स्ट्रेटेजी कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। तो प्री के लिए मैप इंपॉर्टेंट है। तो प्री में देखिए चाइना आपको यहाँ दिख रहा है, प्री के लिए ये मैप का क्वेश्चन बनेगा अगर बना तो। उसके बाद जापान दिख रहा है हमको, ईस्ट चाइना सी दिख गया, येलो सी यहाँ दिख गया, और मियाको स्ट्रेट दिख रही है हमको, ओकिनावा आइलैंड, सेनिकाकू आइलैंड बहुत बार न्यूज में रहते हैं, ताइवान हमको यहाँ दिखता है, ठीक है। उसके बाद ताइवान यहाँ पे फिर से ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, पैसिफिक ओशन, फिलीपींस एंड जापान यहाँ दिखता है। तो मैप की दृष्टि से ये सवाल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं एक्सप्लेन इकोनॉमिक्स में अल्नीनो के लिए काफी बढ़िया आर्टिकल है अल्नीनो पे, और जो मॉनसून को लेकर प्रेडिक्शंस है आईएमडी की, और साथ ही साथ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की भी जो प्रेडिक्शंस हैं वैश्विक लेवल पे या ग्लोबल वार्मिंग के लिहाज से। तो ये आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपका GS1 आपका प्री वाला सेक्शन
और साथ ही साथ आप जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट बनता है, उसको ये मतलब पढ़ लें, उसमें नोट्स बनाने लायक भी बहुत बढ़िया आर्टिकल है। तो हरीश दामोदरन कहते हैं कि एल नीनो एंड द मॉनसून, इंडिया हैज हैड गुड मॉनसून फ्रॉम 2019-22 हेल्प बाय अ प्रोलॉन्ग ला नीना इवेंट। ला नीना का मतलब होता है जहां पे सूखा नहीं पड़ेगा, बारिश अच्छी खासी होगी। दो टर्म्स होती हैं, अल नीनो का मतलब बारिश कम और सूखा भारत के लिए, और ला नीना को जस्ट अपोजिट जहां पे अच्छा मौसम अच्छी बारिश। तो कह रहे हैं कि मॉनसून क्या था, प्रोलॉन्ग था मॉनसून, और ला नीना का इवेंट 1920 तक से लेकर के काफी एक्सटेंडेड था। दिस ईयर कुड सी एन अल नीनो व्हाइल ऑल ड्रॉट्स ईयर इन इंडिया हैव बीन एल नीनोज ईयर, नॉट एट ऑल एल नीनो ईयर्स हैव प्रोड्यूस्ड ड्रॉट्स। तो समझते हो कहानी ये है कि ये कहा जा रहा था कि ये जो साल है जिसमें हम हैं ये अल नीनो का साल हो सकता है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि अभी तक का डेटा जो हमें बताता है कि जो हमने अभी तक का काफी हद तक ला नीना के साल देख लिए 22 तक के, और इस बार प्रेडिक्शन है कि अल नीनो हो सकता है। तो उस केस में क्या क्या डेटा है, क्या क्या अवेलेबल है, अल नीनो क्या बला है, ला नीना क्या बला है, ये इस आर्टिकल में बहुत बढ़िया समझाया गया है। मेरा रिकमेंडेशन और होमवर्क आप सबके लिए ये है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना चाहते हैं तो, और या फिर इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे जाके इसको पढ़ें। मैंने आपको बताया कि प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार डिस्कस हम कर चुके हैं, ला नीना अल नीनो कई बार हमने पढ़ा है। उसके साथ हमने इसको मेंस की दृष्टि से भी सवाल हमने एक बार देखा था कि भाई कैसे सवाल बनते हैं, तो वो भी इसकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ कुछ टर्म्स इसमें यूज हुए, जैसे एनसो, एनसो साइकिल क्या होती है, NOAA कौन सी संस्था है, इससे मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ। साथ ही साथ एल नीनो और ला नीना तो है ही। एनसो का फुल फॉर्म क्या होता है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन साइकिल, इसी को ये भी पूछा जा सकता है प्री में। और प्री में इसके ऊपर कई बार सवाल बने हैं, मैं आपको अश्योरेंस देती हूँ, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो आपका होमवर्क है कि आप इसको आज डिटेल में पढ़ें और इसके ऊपर अपने प्री और मेंस के सवालों को उठा करके देखें। जहां आपको डाउट आता है इसको पढ़ने के बाद, कोई सवाल दिमाग में आपके आता है जो समझ में ना आए, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगी। इसको मैं डिस्कस जानबूझ के नहीं कर रही हूँ, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ आज की, इसको आप इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे जाकर के इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में खोल के देखिएगा, ये पूरा का पूरा आर्टिकल मिल जाएगा, उसको आप पढ़िए और उसके बाद अपने नोट से मिला के देखिए और क्वेश्चन एंड आंसर देखिए। अगर आपको दिक्कत आती है तो आई वुड बी हियर टू हेल्प यू, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं इंडिया पेट्रोलियम यूज एट रिकॉर्ड हाई इन फाइनेंशियल 23 ऑन सर्जिंग फ्यूल डिमांड। तो फ्यूल डिमांड हमारी बढ़ रही है, रिकॉर्ड हाई हमारी रिक्वायरमेंट है और ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही है। सो ये एक न्यूज है। अच्छा, क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप ध्यान दें तो हमारी जो इकोनॉमी है, अगर उसको हम चाइना से कंपीट कर रहे हैं या फिर तुलना करते हैं, तो पॉपुलेशन के नंबर में हम नंबर 1 होने जा रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमारा देश बढ़ता हुआ देश है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, पहले भी हम डिक्लेयर कर चुके हैं। साथ ही साथ इस वक्त जो कि अब बाकी देशों में, कई देशों में ऐसा है जहां पे स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, इंडिया में ऐसी घटना नहीं है। तो फ्यूल की डिमांड बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ हम रशिया से काफी सस्ता तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट, चाइना के बाद। तो उस केस में भी हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो मैंने आपको नक्शल बताया, इस आर्टिकल में शायद ये सब चीजें नहीं है, लेकिन अभी तक के जितने आर्टिकल्स मैं पढ़ चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो ये मेरे खुद की अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, आर्टिकल में क्या लिखा है, India's consumption of petroleum products hit a new record in financial year 22-23, underscoring robust demand for transportation fuels and some other refined products, shows an analysis of data released by the Petroleum Planning and Analysis Cell। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, PPAC क्या होता है पता होना चाहिए। तो उस केस में जो हमारा कंजम्पशन है बढ़ करके आया है। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये न्यूज मैंने आपको क्यों दिखाई। इकोनॉमिक्स में कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इकोनॉमिक्स की सेक्शन का कोई भी ऐसा न्यूज जो एलपीजी से कनेक्टेड हो या रशिया से कनेक्टेड हो या सीएनजी हो गया या आपका कोई भी ऐसा न्यूज जो आपकी फ्यूल से या सीएनजी से कनेक्टेड हो, उसको पढ़ना चाहिए, सो दैट उनको पता चले कि फ्यूल के प्राइस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी में स्लो डाउन है या फिर तेजी है। तो उसके लिए हमको अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट राइजेस 2023 ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक स्लाइटली। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो प्रेसिडेंट है डेविड मैलपास, उन्होंने मंडे को कहा कि अपने नंबर्स को आउटलुक, जो उनकी रिपोर्ट है ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक छापता है वर्ल्ड बैंक,
उसमें उन नंबर्स को डिवाइड किया और उन्होंने बोला कि 2% अपवर्ड करके बताया और फोरकास्ट किया 1.7%, बट द स्लो डाउन फ्रॉम स्ट्रॉन्गर 22। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि जो ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक रिपोर्ट है उसको वर्ल्ड बैंक छापता है, प्री में पूछा गया है। उसके बाद हमारे पास ये भी कहा कि टेक्निकल मीटिंग्स दिस वीक विद चाइनीज ऑफिशियल कैन हेल्प ब्रेक द आइस, और क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी में टर्मोइल तो है, ये तो पता है हम सबको, कोविड के बाद से रिकवरी थोड़ी स्लो है, रहेगी भी उम्मीद है, लेकिन फिर भी चाइना ने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया है और उसके साथ ही साथ वॉर की जो घटना चल रही है उससे स्लो डाउन चल रहा है, थोड़ा सा थोड़ी मंदी की हालत है उसके, बट स्टिल ग्रोथ बढ़ सकती है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। उसके लिए जरूरी है कि आप GS3 के क्वेश्चन पेपर्स को पढ़िए, इन आर्टिकल्स को पढ़िए और अपने बेसिस को क्लियर रखिए, तभी आप इन आर्टिकल्स को कनेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद आप देखिए राइट हैंड साइड में इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टमेंट इन रियलिटी रोज 37%, मतलब संस्थाओं ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया 37% से जनवरी और मार्च में। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने इन्फ्लो बढ़ाया है अपना 76% से एज पर कॉलियर स्टडी के हिसाब से। 19% टू व्हीलर सेल बढ़ी है, उसके बाद 33% कमर्शियल व्हीकल की जो सेल्स है वो बढ़ी है। तो जब व्हीकल लोग खरीद रहे हैं मतलब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, और जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है तो हमारा कंजम्पशन और सप्लाई भी बढ़ेगी। तो इसलिए आज से नंबर्स को पढ़ने से ये चीजें क्लियर हमें होती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का न्यूज एनालिसिस। आई होप ये आपके इंफॉर्मेटिव रहा होगा। सॉरी फॉर द डिले ऑफ द पोस्ट फॉर टुडे, जो मैंने थोड़ा डिले से पोस्ट किया है, तो मेरे साथ पेशेंस बना के रखिएगा और बहुत ही बेहतरीन न्यूज और एनालिसिस के साथ मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट डिस्कशन में। तब तक तैयारी करते रहिए।